नमस्कार। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे ख़ासतौर से हिज़्बुल्लाह को लेके। इज़राइल की क्या नीति है और अमेरिका क्या सोचता है इस पूरे युद्ध को के बारे में। अ, सबसे पहले तो ये बता दें कि इज़राइल लगातार लेबनान पे अटैक कर रहा है। मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। ज़्यादातर मरने वाले सिविलियन हैं और वो साउथ लेबनान के अलावा बेरूत, बेरूत के सबर्ब बहुत सी जगहों पे अटैक कर रहे हैं। एक बिल्डिंग में अटैक किया जहाँ पे 15-16 लोग थे, वो मर गए। फिर कल भी एक बिल्डिंग को ध्वस्त किया जिसमें 7-8 लोग थे और उसके अलावा लोग ज़ख्मी भी हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि हिज़्बुल्लाह भी लगातार टारगेट कर रहा है। पहले तो वो टारगेट कर रहा है कि जो इज़राइली टैंक्स या जो अम, सोल्जर्स लेबनान के अंदर आ रहे हैं, साउथ लेबनान में उनको हिज़्बुल्लाह की काफ़ी एडवांटेज पोज़ीशन है क्योंकि वो लोग जो है हिली ट्रैक है, हिली एरिया है, उसमें उसका वो फ़ायदा उठा लेते हैं। वो जानते भी हैं कहाँ छिपना है, कहाँ जाना है, उसमें फँस जाते हैं। पिछले कुछ दिनों के अंदर कई टैंक ध्वस्त हुए, एक टैंक के अंदर कई लोग होते हैं। फिर उसके अलावा ये भी है कि इन्हीं ने लगातार हिज़्बुल्लाह जो है हाइफ़ा पे भी अटैक कर रहा है, हाइफ़ा पोर्ट को भी डैमेज किया है, फिर उसके अलावा और दूसरी जगहों पे किया है। एक ऑक्युपाइड टेरिटरीज़ में जो सेटलमेंट था, जहाँ पे यहूदी बस्ती थी, उसको भी टारगेट किया है। इसके अलावा कई और टारगेट्स हैं। अ, मरने वालों की संख्या बढ़ गई है इज़राइली सोल्जर्स की और साथ में ये भी है कि बहुत से लोग सैनिक जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए। हिज़्बुल्लाह के जो डिप्टी चीफ हैं इस समय, जो बहुत सबसे बड़े वरिष्ठ लीडर हैं, उनका कहना ये है कि कोई भी जगह इज़राइल में सेफ नहीं है। वो यानी हर तरफ अटैक कर रही है। इज़राइल की सेना काफ़ी हद तक ऑक्युपाई हो गई है। हमास से एक तरफ लड़ रही है गाज़ा में, तो दूसरी तरफ हिज़्बुल्लाह से लेबनान के। इस वक़्त उनकी टॉप प्रायोरिटी हिज़्बुल्लाह है और सभी जानते हैं कि उनकी जो सेना है, ग्राउंड फोर्सेस जो है, वो बहुत सक्षम नज़र नहीं आती। इज़राइल हमेशा डिपेंड करता है अपनी एयर पावर पे, टेक्नोलॉजी पे, अपनी शक्ति पे। वो उसके पास आता है। हमने देखा जिस तरीके से उसने पूरा गाज़ा को, सभी बिल्डिंगों को गिरा दिया, सिविलियन, स्कूल, कॉलेज, वो सब आप लोग सभी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके। अस्पताल, कोई जगह नहीं छोड़ी। मरी भी वहाँ लगातार बढ़ती चली जा रही है, हालाँकि कल कुछ 50 ट्रक आने की परमिशन मिली है। लेकिन ये इतनी कम है कि इससे कोई मसलों का हल नहीं। देखना ये है कि इस एंगेजमेंट के बाद क्या इज़राइल जल्दी ही अटैक करेगा ईरान पे, या पहले हिज़्बुल्लाह से निपट लेगा फिर उसके बाद करेगा, समय बताएगा। इसलिए कि अगर ईरान पे अटैक करता है तो मैं समझता हूँ कि ईरान भी बहुत क्षति पहुँचा सकता है इज़राइल को। हालाँकि इज़राइल की शक्ति अथाह है, वो जिस तरह गाज़ा में किया है उसी तरह की कोशिश उनकी, और उनको ईरान के मामले में अमेरिका भी साथ देगा। यही नहीं बल्कि फ्रांस, जर्मनी, इटली और बहुत से भी देश जो हैं, वो भी मदद करेंगे जब इज़राइल के ऊपर ईरान का अटैक होगा। लेकिन ये कि ईरान के पास काफ़ी वो है, लीवरेज है। एक तो ये कि तेल की सप्लाई, जो हम बार-बार बात करते हैं, अमेरिकन सैनिक हैं वहाँ आस-पास कंट्रीज़ में, और फिर उसके जो खाड़ी के देश हैं, फिर उसके अलावा ये भी है कि वहाँ पे और भी बहुत से ठिकाने हैं, तेल के अलावा, जिनको वो टारगेट कर सकता है, और इज़राइल भी उसके निशाने पे है। और उसके पास अगर पीजीएम्स जो हैं, प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल करके वो बहुत से इज़राइली ठिकानों को भी अटैक कर सकता है। अब ये देखना है, ये समय बताएगा क्या इज़राइल इन सारी चीज़ों को के साथ-साथ युद्ध ईरान से भी करेगा, ये समय। पूरी तैयारी है, अमेरिका के भी फ़ोर्सेस लगातार आ रहे हैं, फ्रांस ने भी अपने वॉरशिप्स भेजे हैं, ब्रिटेन ने भी अपने ट्रूप्स जो हैं
वहाँ पे उस क्षेत्र में भेजे हैं, इस तरीके से उनके ट्रूप्स आए। लेकिन एक तरफ और भी है कि अ, ये भी है कि जो पश्चिमी देश हैं, वो अपने को थोड़ी दूरी भी बनाते हुए दिख रहे हैं। इज़राइल उनका बहुत इम्पोर्टेंट एलाई है, मोस्ट ट्रस्टेड नॉन नेटो एलाई है, इसका दर्जा बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो वो उसको ये भी नहीं देख सकते कि उसकी अ, कमज़ोर पड़े। उसकी मिलिट्री सुपीरियॉरिटी को भी ये लोग चाहते हैं कि बनी रहे उस पूरे क्षेत्र में इज़राइल के जो चारों तरफ देश हैं, यानी पूरे वेस्ट एशिया के अंदर। और लेकिन ये कि वो ये भी देख रहे हैं कि अगर इज़राइल के साथ खड़े होते हैं इस समय, जो वो इज़राइल के फ़ेवर में अगेंस्ट में नहीं है, वो नेतन्याहू से नाराज़ नज़र आ रहे हैं। इज़राइल को तो वो नहीं छोड़ सकते, लेकिन नेतन्याहू से वो काफ़ी खुश नज़र नहीं आते। उसके उसके कई कारण ये हैं कि उनको ये दिख रहा है कि ये रेजिम कामयाब नहीं हो पाएगी। ये इज़राइल के जो है वो ईरान का जो जाल है चारों तरफ फैला हुआ, उसमें फँस गई। और दूसरी तरफ ये भी उनको लग रहा है कि अगर इस रेजिम को सपोर्ट करेंगे, तो ग्लोबल साउथ में, यानी जो बाकी सारे देश हैं अ, पश्चिमी देशों के अलावा, उनसे उनकी दूरी बढ़ जाएगी। इसलिए कि वो ये देखेंगे कि हम ये लगातार देख रहे हैं कि जितने भी देश हैं, एशिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिका के भी अधिकतर देश जो हैं, वो खुल के फ़िलिस्तीन के समर्थन में नज़र आते हैं और लगातार इज़राइल को कंडेम भी करते हैं और अ, कोर्ट में भी गए हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका और उसके साथ बहुत से देश थे, जिन्हें बाद में जॉइन किया। फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जिसने नेतन्याहू के खिलाफ वारंट इशू कर रखा है वहाँ पे। पश्चिमी देशों के साथ समस्या ये भी है कि उनको ये लगता है कि इन सभी देशों में जितने भी एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश हैं, इनके पास गैस, तेल और बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसकी उनको उनके इंडस्ट्री को ज़रूरत है। बगैर उनके यहाँ पे बहुत मुश्किल हो। अभी फ्रांस की तो के साथ समस्या ये है कि जो उनकी पुरानी कॉलोनीज़ थी, वहाँ पे भी बहुत से देश उनके खिलाफ हो गए हैं और वो रशिया से सीधी मदद माँग रहे हैं और रशिया की जो वैगनर ग्रुप है, वो उनको मदद कर रहा है इस्लामिक मिलिटेंट से लड़ने के। उन देशों का कहना ये है कि ये जो इस्लामिक मिलिटेंट हैं, इनको हराने में असमर्थ रहा है फ्रांस। और ये भी कहते हैं कि इच्छा शक्ति भी नज़र नहीं आती, कुछ तो ये भी कहते हैं कि शायद वो ये चाहते भी, ये उनका पता। बहरहाल ये है कि जेनोसाइडल रिजीम के साथ वो जुड़ना नहीं चाहते। पब्लिक ओपिनियन यूरोप, अमेरिका में हम सब जानते हैं, देख रहे हैं जिस तरह के डेमोंस्ट्रेशन है, जिस तरह की बातें हैं, वो नज़र आ रही है। अब ये है कि लेकिन ये सभी ग्रुप हों अमेरिका समेत, ये इनका मानना ये है कि ये जो है जितने भी मिलिटेंट ग्रुप हैं जैसे कि हमास, हिज़्बुल्लाह, हूती, अ, इराकी और सीरियन मिलिशियाज़, ये सब आतंकवादी ग्रुप हैं और ईरान के कहने पे चलते हैं, ईरान की प्रॉक्सी। और ये उनको लोगों ने आतंकवादी घोषित भी कर रखा है अधिकतर देशों ने, यूरोप की और अमेरिका। लेकिन ईरान का कहना ये है कि ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के पार्ट है, यानी जो इज़राइल और अमेरिका का वो उनका कहना ये है कि जो ज़ुल्म जबर है इस पूरे क्षेत्र में, उसके खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ईरानी ऑफिशियल्स का कहना और हिज़्बुल्लाह, हमास भी यही कहते हैं। तो वो हम बात कई बार कर चुके हैं कि उनकी नीति क्या है, वो क्या वो चाहते हैं कि अमेरिकन इज़राइली ट्रुप्स वहाँ से विथड्रॉ हों, फिलिस्तीन का गठन। इसी बीच में ये रहता है कि अ अ, और ये लोग का मानना ये है अमेरिकन्स का और यूरोपियंस का कि ये जितने आतंकवादी ग्रुप हैं या रेसिस्टेंट ग्रुप हैं, ये सब जो हैं ये इज़राइल की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन बन चुके हैं।
और इनका मानना ये भी है अमेरिका का ख़ास तौर से और इन देशों का कि इज़राइल को पूरा हक है अपनी सिक्योरिटी को अपने को डिफेंड करने के। ये हक इज़राइल का तो है। वो लोग ये कहते हैं कि क्या फ़िलिस्तीनियों को ये हक नहीं है या लेबनीज़ को या इराकी या दूसरे हूती हैं उनको भी ये हक मिलना चाहिए। ये एक अलग डिबेट है ना। अब इसी बीच में ये रहता है कि इन लोगों ने ये भी किया है कि अमेरिका का ने बेसिकली डिक्लेयर तो नहीं किया है मगर उनको ऐसा लगता है कि वो जो है सैंक्शंस जो लगाए गए थे अमेरिका ने ईरान के ऊपर वो फेल हो गए बिकॉज़ सैंक्शंस के चलते हुए ईरान ने बहुत तरक्की कर ली। तरक्की के बारे में भी हम बता सकते जिस तरह के ड्रोन और मिसाइल्स और अब उन्हीं ने अपने फाइटर जेट्स भी बना लिए हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर टेस्ट भी कर लिया है। हालाँकि खुद वो इस बात को ना मानते हैं ना डरने लगते हैं। और उनका मानना ये भी है कि भई रेजीम का बदलना बहुत ज़रूरी हो गया है। रेजीम बदलेगी तभी सीरिया में भी बदलाव आ जाएगा, इराक में प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट बन जाएगी और पूरे क्षेत्र पे अमेरिका का एक स्ट्रॉन्ग अ, प्रेज़ेंस हो जाएगी और तो ये उनका नीति है, ये इसके ऊपर वो ये कोई बातें छिपी भी नहीं है, ओपनली उनके जो थिंक टैंक्स हैं, वो इस बात को कहते हैं कि अमेरिकन सेंचुरी है ये, इस अमेरिकन सेंचुरी में तेल के ऊपर वेस्ट एशिया के और सेंट्रल एशिया के जो बड़े भंडार हैं, उस पे अमेरिका का कंट्रोल होना चाहिए, तेल की प्राइस भी उनको तय करना चाहिए और फिर दूसरी बात ये है कि ईरान अगर रिजीम चेंज होता है या कमज़ोर हो जाता है, तो बहुत फ़ायदा इनको नज़र आता है। क्या रिजीम बदल जाएगी? क्योंकि देखने से लगता है ईरान की रिजीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अगर अटैक हुआ तो नेशनलिज़्म वहाँ जाग जाती है और सब मिलके लड़ते हैं जैसा सद्दाम हुसैन के पीरियड में हुआ। और ये भी है कि अमेरिकन्स का कहना है की कोशिश ये भी होगी कि वो तेल को एज़ अ वेपन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जो एक तरफ तो रशिया के तेल पे सैंक्शंस लगाया है, दूसरी तरफ वो अगर इनका वर्चस्व बनता है ईरान और पश्चिम एशिया के दूसरे देशों में, तो वो इनके इन कंट्रीज़ का भी तेल अब चाइना को और दूसरे देशों को जो भी उनके नीति के खिलाफ काम कर रहा है, जाने से रोक सकते हैं, तो सैंक्शन लगा सकते हैं और सप्लाई को कट हो जाती है, बंद कर देंगे अगर इनका रिजीम हो जाता है। और ये भी है कि दूसरी तरफ उनको ये भी लगता है कि जो अ, ईरान है, ये स्वयं पूरा डिस्टेबलाइज़ कर रहा है इस पूरे रीजन को, आतंकवाद को बढ़ा रहा है और साथ में ये भी है कि वो रशिया और चाइना को भी लेके इस पूरे क्षेत्र में आ रहा है। और जिस तरीके से उसके इनके रिश्ते बढ़ रहे हैं सऊदी अरेबिया से और वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है रशियंस सीरिया में, ईरान में तो अभी और दूसरी जगहों पे भी उनके संबंध बनते हुए नज़र आते हैं यूएई और भी देशों के साथ, जो तेल प्रोड्यूसिंग देश हैं। तो उससे ये उनको एक्सेप्ट नहीं है कि रशिया, चाइना इसलिए कि इस पूरे क्षेत्र को उनका मानना ये है कि ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन है अमेरिका का और पश्चिमी देशों का। तो यहाँ पे वो किसी दूसरी ताकत को नहीं, ये उनकी यूरोप अमेरिका क्योंकि उनके साथ यूरोप उनके साथ जुड़ा हुआ है और उनके साथ मिलिट्री डिफेंस मिलिट्रीली भी उनके ऊपर डिपेंडेंट है इसलिए उसको कोई उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी इकोनॉमी भी इंटीग्रेटेड है उनका। और ये भी देखना है कि ये किस तरफ वॉर जाएगी ये तो कहना मुश्किल है। अभी जो रिपोर्ट्स वहाँ से आई हैं वो ये सजेस्ट करती हैं कि अ, एक अमेरिका ने अभी थर्ड मिसाइल भी इज़राइल को सब भेजा है और उसके साथ-साथ 100 उनके सिपाही यानी सैनिक भी आए हैं, जो उसको फिक्स कर रहे हैं और इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं।
बहुत से जो इज़राइल के जानकार हैं यूरोप, अमेरिका में, उनका मानना ये है कि एक बार ये सेट हो गया वो थर्ड मिसाइल, तो इज़राइल अटैक कर सकता है ईरान के ऊपर। अब इसके फंक्शनल होने में थोड़ा समय लग रहा है, ऐसा लगता है। अब उनका अमेरिका का कहना ये है कि उसका जो मेजर टारगेट होगा, वो होगा आईआरजीसी, यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड। ये उनको कहता है, उनका अमेरिका का कहना ये है कि ये जो ईरान की सेना है, ये डिस्टेबलाइजिंग फोर्स, इस पूरे क्षेत्र के अंदर इसने टेरर फैला रखा है, इसलिए इसको की प्लानिंग ये होगी कि उसको जहाँ पे है वहीं पे ध्वस्त कर दो, बांध। और दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि आईआरजीसी जो है वो ट्रेनिंग देती है आतंकवादी संगठन। ईरान को उनका मानना ये है कि ये भी एक पूरे क्षेत्र में आतंकवाद फैला रहा है, इसलिए उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस तरीके से उनका जो पॉलिसी है, वो जो वॉर होगी वो इनको मेन टारगेट बनेगा। अमेरिका नहीं चाहता कि इज़राइल जो है वो ईरान के तेल और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला करे। न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि वो जो पहाड़ियाँ हैं उनके नीचे 100 फीट से भी नीचे पे उन्हीं ने ये सारे अपने एसेट रखे हैं, वहीं पे बनाते भी हैं। तो उनको हटाना, वहाँ तक पहुँचना इनके लिए, इनके पास बस्टर बंकर बॉम्ब जो है इज़राइल के पास, अमेरिका ने सप्लाई किए हैं, जो ज़मीन के अंदर काफ़ी नीचे तक जाते हैं और जाके वहाँ पे फटते हैं, लेकिन इतने नीचे नहीं जा पाएँगे। तो ये उनके लिए एक समस्या है वहाँ तक पहुँचना। और दूसरी बात ये है कि ये पहाड़ियों के बीच में जगहें हैं और बहुत सी जगह ऐसी हैं जिनका कोई नॉलेज किसी को नहीं, कि कहाँ-कहाँ इन्होंने छिपा रखी हैं और ये बता, तो बहुत तेल के ठिकाने ज़रूर अटैक किए जा सकते हैं। लेकिन ये है कि तेल के अगर ठिकाने अटैक करेंगे तो फिर उसके बाद तो ये है कि फिर तो मुश्किल हो जाएगी, तेल की कीमत उसी वक़्त से बढ़नी शुरू हो जाएगी और अमेरिकन इज़राइल की इकोनॉमी भी काफ़ी वीक है, इन्फ्लेशन है, प्राइसेज़ बहुत, हर चीज़ की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा, तो इसलिए वो नहीं चाहते। क्या इज़राइल इसको मानेगा? पहली बात तो ये। इज़राइल का कहना ये है कि जब तक तेल पे अटैक नहीं होगा, तब तक इनकी इनकम बंद नहीं होगी और इनकम बंद होगी तभी ये मिलिटेंट ग्रुप अ, को एक बड़ा सेटबैक मिलेगा उनको, हराने में भी मदद मिलेगी, कमज़ोर हो जाएँगे। अब ये है कि दूसरी तरफ ये भी है कि ये एक ऐसी वार है जो एक मैसेज है सऊदी अरेबिया को, कि सऊदी अरेबिया बहुत बात कर रहा था इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और ब्रिक्स का ज्वाइन करना, और फिर उस करने के लिए इच्छुक नज़र आ रहा था। फिर उसके अलावा यूएई ने भी कर लिया ब्रिक्स को ज्वाइन, और यही नहीं बल्कि चाइना के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड, डी-डॉलराइज़ेशन, ये सब जो बातें कर रहे थे, ये भी अमेरिका को मंज़ूर नहीं है, ये सऊदी इस तरह की बात। इसके ऊपर हम एक अलग से सऊदी अरेबिया का प्रोग्राम बनाएँगे, ज़रूर इस पर डिटेल से बात करेंगे। अगर ये इस क्षेत्र पे उनका रिजीम चेंज ईरान में होती है तो सीरिया, ये सब पूरा जो क्षेत्र है उस पे कब्ज़ा हो जाता है। तो फिर तो बहुत मैं समझता हूँ कि एक बड़ा सेटबैक जो है वो ब्रिक्स को भी लगेगा, जिसकी कि समिट इस वक़्त होने वाली है। और ब्रिक्स की समिट से पहले अमेरिका ने का प्रेशर हर मुल्क पे है कि वो अ, इन ब्रिक्स में कोई बड़ा रोल ना करे, जाए ना, ब्रिक्स में जॉइन ना करे, इस तरह की बातें। देखिए लगभग 90 देश जॉइन करने के लिए बहुत बड़ी संख्या। क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा, अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और प्रमोट भी कीजिए, या मित्रों में और दूसरे जो ग्रुप्स हैं उनमें भी।